हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। बेटा कल का जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमने सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में कल के लेक्चर में पढ़ा था सिक्वेंशियल ऑर्डर में। कल हमने पढ़ा था कि कितना सॉलिड जो है कितने ग्राम सॉलिड जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसे सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो आज हम सॉलिड को नहीं लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, आज हम ना गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि सॉलिबिलिटी किसी भी गैस की और जिसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लेना है और उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है ताकि सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे। और जिस टेम्परेचर पे मतलब गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होती है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर लेना है आपने। तो इसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें कहा गया है कि सॉलिबिलिटी जो गैस की लिक्विड में आपने लेनी है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितने सेंटीमीटर क्यूब गैस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए ताकि सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं गैस की सॉलिबिलिटी को लिक्विड के अंदर जब हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके अफेक्ट करते हैं। एक तो है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर है और तीसरा है प्रेशर। ठीक है, तो हम पहला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया गैसेस, ये तो वाटर में हाईली सॉलेबल हैं। और ये हाईली सॉलेबल इसलिए हैं क्योंकि या तो ये पानी के साथ रिएक्टिव है, ठीक है, या तो ये पानी के साथ रिएक्टिव है या पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो वाटर के साथ रिएक्टिव हैं, और जो अमोनिया गैस है ये वाटर के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया की जो गैसेस हैं इनकी सॉल्बिलिटी जो है वाटर में ज़्यादा है। पर कुछ गैसेस हमारे पास हैं जैसे हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये वाटर में डिसॉल्व होती हैं लेकिन टू स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन ये वाटर में बहुत ही कम एक्सटेंट पे डिसॉल्व होती हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो कम सॉल्युबल है। पर इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है। मे बी इनकी केमिकल नेचर जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिजेंबल करती है, इसलिए ये इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल हैं और वाटर में कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मतलब टोटलिटी में हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया वाटर में इसलिए सॉल्युबल है बिकॉज इनकी केमिकल नेचर वाटर के साथ रिजेंबल करती है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, या अमोनिया गैस जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती हैं। दूसरे नटशेल में हमने बताना है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ये वाटर में कम सॉल्युबल हैं लेकिन ये इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, क्योंकि इनकी नेचर जो है केमिकल नेचर जो है वाटर के साथ मैच नहीं करती। आई एम श्योर कि आपको ये फर्स्ट लीफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है जो कि गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब भी किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट लिबरेट होती है और
उनमें बाहर से आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना होता, मतलब बाहर से हीट नहीं सप्लाई करनी होती, बिकॉज़ हीट तो ऑलरेडी ही रिलीज़ हो रही है। हीट ऑलरेडी रिलीज़ हो रही है, तो मतलब नेचुरली रिएक्शन को आपको लो टेम्परेचर पे करना चाहिए। सो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है तो आपको टेम्परेचर नहीं ना इंक्रीज़ करना। तो अगर आप उल्टा टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर देंगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राफ को हमने कंपेयर किया है, इनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर किया है। सॉल्युबिलिटी और इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया और इस एक्सिस पे हमने सॉल्युबिलिटी ली है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी को कंपेयर किया है, तो आप किसी भी मोमेंट पे देख लीजिए कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ये तो ठीक है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ कर रही है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, और ये प्रेडोमिनेंटली इसलिए होता है कि गैसेस को जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो हीट रिलीज़ होती है, तो और ये प्रोसेस जो है वो क्या है? एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है बच्चा? ओके। एक नोट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ थोड़ी-सी इंक्रीज़ करती है, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल्स, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन्स एटसेट्रा में। तो इनकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस या कुछ ऐसी गैसेस जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है जब इनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और एसीटोन में डाल दिया जाता है। ठीक है? आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेटा, जो थर्ड फैक्टर है जो कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर कहते हैं और इसे हम हेनरीज लॉ के नाम से पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिवली जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है कि गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में हमने स्टडी करना है, इसको हेनरी ने 1803 में स्टडी किया था, तो इसे इसलिए हेनरीज लॉ कहा जाता है। तो इसने ये कहा कि जो मास ऑफ गैस है जो कि डिज़ोल्व होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली हमने इसको लिख दिया कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मास ऑफ गैस मतलब मास ऑफ गैस dissolved in liquid solvent is directly proportional to pressure applied over the gas। तो यहाँ इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के m इज इक्वल टू के इंटू पी लिख सकते हैं। तो k जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसकी वैल्यू जो है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। m जो है मास ऑफ गैस डिज़ोल्व जो कि होता है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और P जो है प्रेशर है अप्लाइड ओवर द गैस। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो अब क्या करने लग पड़े हैं कि हेनरी लॉ को मॉडर्न मेथड में डिफाइन करते हैं कि मास की बजाय ना इसको इसके लिए हम एक बेटर टर्म यूज़ करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इसमें कहा गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है लिक्विड में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के। तो सॉलिबिलिटी की टर्म जो है उसे मोल फ्रैक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि गैस का नाम सपोज़ कीजिए ए है, मतलब गैस ए है। एक्स जो उसका है क्या है? मोल फ्रैक्शन है। इज़ इक्वल टू के डैश इंटू पी ए। के डैश कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और पी ए प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस ए। गैस का नाम जहाँ पे ए रखा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालनी है तो 1/k जो है एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/k डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू ए। ये 1/k डैश जो है इसे हेनरी कांस्टेंट कहा गया, इसे के एच के साथ लिखा जाता है। तो अगर इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। तो ये जो के एच है इसके यूनिट जो हैं प्रेशर के यूनिट के इक्वल होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब कि हेनरी कांस्टेंट के यूनिट जो हैं एटमॉस्फेयर या बार है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम ये इक्वेशन 3 जो है न्यूमेरिकल्स के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हेनरी लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसकी अलग अलग डेफिनेशन जो है नए मॉडर्न तरीके से जो है वो दी हुई है। अगर हमने हेनरी लॉ की वैलिडिटी को चेक करना है तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना चाहिए। अगर हम जो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और मोल फ्रैक्शन जो है गैस का यानी कि सॉलिबिलिटी, उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें और अगर वो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है तो हेनरी लॉ की सॉलिबिलिटी, हेनरी लॉ की वैलिडिटी जो है वो चेक हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को साइक्लोहेक्सेन में डिज़ोल्व कर लिया है। तो इस एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ले लिया, जिसको कि साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन जो है साइक्लोहेक्सेन में हमने जो है वो डिज़ोल्व करा हुआ है और एक तरफ हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस लिया हुआ है। तो ग्राफ ड्रॉ करने पे ये आपको एक्सपेरिमेंटली, हाँ हम तो नहीं कर रहे, मतलब लैब में ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, लेकिन थ्योरेटिकली कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और इसके स्लोप को के एच के इक्वल कहते हैं। तो जो डिफरेंट गैसेस हैं उनमें ये जो के एच की वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी कि जैसे आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेंगे तो ये स्लोप जो है ऐसे या ऐसे हो सकता है और के एच की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। हालांकि आप हर केस में टेम्परेचर जो है वो सेम रख सकते हैं और जो सॉल्वेंट है वो भी सेम रख सकते हैं। इस तरह से हम हेनरी लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आगे हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट पढ़ने हैं कि हेनरीज कांस्टेंट के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। पहला इसका करेक्टरिस्टिक है कि हेनरी कांस्टेंट जो है नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है कि हेनरी कांस्टेंट और सॉलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि के एच जो है यानी हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम सेकंड और थर्ड करेक्टरिस्टिक को आपस में क्लब कर लेते हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हेनरी कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से के एच इंक्रीज़ करेगा और के एच इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी जो है वो क्या करेगी, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में डिक्रीज़ करेगी। तो अब समर्स में अगर आप कोक की बॉटल को बाहर रख देते हो, धूप में रख देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा ना, तो केएच भी इंक्रीज़ करेगा। तो कोक की बॉटल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो क्या करेगी,
डिक्रीज़ करेगी और गैस बाहर आने की कोशिश करेगी और बॉटल जो है क्रैक कर जाएगी और बॉटल टूट भी सकती है। तो इसीलिए जो ये सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है, अगर इनको बहुत धूप में रख दो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 40 45 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से केएच इंक्रीज़ करता है। केएच इंक्रीज़ करने से गैस की यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्बिलिटी जो है लिक्विड सॉल्वेंट में, कोक में या कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और बॉटल जो है वो क्रैक कर सकती है। तो ये रीज़न होता है कि गर्मियों में बॉटल्स जो हैं वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करी जाती हैं। ठीक है? आपको पता ही है मतलब धूप में तो नहीं रखोगे ना, सनलाइट में ही रख दो, छत पे जाके रख दो, हैं? और छत पे पड़ी रहें तो फिर कोई बॉटल टूट भी सकती है, तो उसका रीज़न ये होता है। लॉजिकल रीज़न मतलब हम ये दे सकते हैं। तो हेनरी लॉ की ये एप्लीकेशन हमारे लिए यूज़फुल है। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता होता है कि पानी में रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं, एक्वाटिक स्पीशीज़ जो हैं, वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी के। इसका भी यही कंसेप्ट देना है। ठंडे वाटर यानी कि लो टेम्परेचर, केएच भी लो, तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्बिलिटी वाटर में क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लो होता है। लो टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। जब केएच की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी उस पॉन्ड में, उस रिवर में, उस सी वाटर में इंक्रीज़ कर जाएगी और जो एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं उनको साँस लेने में दिक्कत नहीं होगी और वो साँस कंफर्टेबली ले सकेंगे। उनका ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो नॉर्मल होगा और इसलिए वो ठंडे वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर के। तो वार्म वाटर में रादर वो इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे। तो वार्म वाटर में इतना कंफर्टेबल क्यों नहीं फ़ील करेंगे? क्योंकि वार्म वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, केएच इंक्रीज़ कर जाएगा, ऑक्सीजन गैस की सॉल्बिलिटी पानी में डिक्रीज़ कर जाएगी। तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी साँस लेने के लिए, तो एक्वाटिक स्पीशीज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट के। अब हमने हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। तो लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट की। तो हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट की जो लिमिटेशन है, इसमें हम बताएँगे कि हेनरी लॉ सिर्फ़ तभी यूज़फुल होता है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो सैटिस्फ़ाई होती है। पहली कंडीशन है कि प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। या अगर आपने हेनरी लॉ को अप्लाई करना है किसी गैस पे, यानी कि गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और दूसरी प्री कंडीशन इसकी ये है हेनरी लॉ को अप्लाई करने के लिए, ये इसकी लिमिटेशंस हैं मतलब हेनरीज़ लॉ की, कि गैस को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो ना तो गैस को लिक्विड के साथ कंबाइन करना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ना ही गैस को लिक्विड के अंदर कटायन और अनायन में ब्रेक करना चाहिए। तो इसको मैं ये जो सेकंड लिमिटेशन है इसको मैं एग्जांपल्स की हेल्प से बता सकता हूँ। ये अमोनिया गैस है, इसको हमने वाटर में डाला तो इसने कंपाउंड फॉर्मेशन बना दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई? एसोसिएशन हो गई। एसोसिएशन क्यों? क्योंकि ये अमोनिया गैस और वाटर यानी कि अमोनिया गैस ने वाटर के साथ कंबाइन कर लिया। एक तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है और ऊपर से इन्होंने कंपाउंड बना दिया, यानी कि एसोसिएशन हो गई। तो सेकंड लिमिटेशन में कहा गया था गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। गैस को कोई कंपाउंड नहीं बनाना सॉल्वेंट के साथ, बल्कि यहाँ पे क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। हालांकि इक्विलिब्रियम में ये कटायन और अनायन एक्वस की फॉर्म में ये डिसोशिएट करेगी। वंस अगेन इट डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ एंड इट इज़ अगेन अ लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो सेकंड लिमिटेशन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब गैस को जब एक्वस मीडियम में डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वस जो है ये पूरी तरह से, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम का साइन था ना, पूरी तरह से कटायन और अनायन में डिसोशिएट कर जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दिस इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर
आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। क्लियर है? ओके। आगे हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन अगर हेनरीज लॉ की पढ़ लेते हैं तो कल फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन बहुत इजी है, आप अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग बता देता हूँ। जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस होते हैं, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक होगी, सोडा वाटर हो गया, बियर हो गया, शैम्पेन हो गया, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के को प्रेशर के अंदर सील किया हो जाता है बॉटल के अंदर। तो जब बॉटल को ओपन करते हैं तो करके आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एस्केप करती है। तो इससे ये क्लियरली एप्लीकेबल है, क्लियरली पता चल रहा है कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से हमें ये पता है कि गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने बाय अप्लाइंग प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट में, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या सोडा वाटर के अंदर या बियर के अंदर या शैम्पेन के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ था, तो इसलिए वो थी। क्यों डिज़ोल्व करते हैं? ये टेस्ट को टिंजी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो दूसरी एप्लीकेशन है कि जो लोग बहुत हायर अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो क्या होता है कि उनकी टिश्यूज़ में और उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी ब्लड में और टिश्यू में कम हो जाती है। तो जब ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम होती है तो उनकी जो सोचने की क्षमता है या सोचने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, और उनसे एक डिजीज़ उनको हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, अनॉक्सिया। उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, अनॉक्सिया। ठीक है बेटा? अच्छा, जो हमारे पास इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, वो है स्कूबा डाइवर्स के लिए। जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जब वो समंदर के अंदर डाइव करते हैं तो अपने साथ कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। साथ में पुराने टाइम में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती थी। तो जब वो हाथ पैर मारते थे तो ऑक्सीजन जो थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान यूज़ हो जाती थी, और नाइट्रोजन जो थी वो उनके ब्लड में रह जाती थी। तो ऐसा स्कूबा डाइवर जब सी शोर पे आता था, ऑक्सीजन तो वो यूज़ करके आता था, नाइट्रोजन जो थी वो क्या होती थी, उसके बबल्स बन जाते थे उसकी बॉडी के अंदर। तो ये उसके नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करती थी और उससे एक डिज़ीज़ हो जाता था जिससे बेन डिजीज़ या डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। तो इस डीकम्प्रेशन डिजीज़ या बेन डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज आजकल उन्होंने कम कर दी है और इसकी जगह पे इनर्ट गैसेस डाल दी हैं, ताकि जो स्कूबा डाइवर है उसे बेन डिजीज़ या डीकम्प्रेशन डिजीज़ ना हो, जो कि बहुत पेनफुल होता है और किसी की डेथ भी स्कूबा डाइवर की हो सकती है। ये पहले पहले उनको नहीं पता था, तो जब हेनरी लॉ की डिस्कवरी हुई तो फिर उनको पता लगने लग पड़ा कि ये ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जब डाइवर हाथ पैर मारता है, यानी कि लेके क्या जा रहा है, वो कंप्रेस्ड एयर लेके जा रहा है। कंप्रेस्ड एयर लेके जा रहा है ना, तो कंप्रेस्ड एयर अगर लेके जा रहा है तो कंप्रेस्ड एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होंगी। तो जब वो समंदर के अंदर हाथ पैर मारेगा तो ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन उसके नर्व्स में आ जाएगी। और वो भी कब? जब वो ऊपर आएगा, सी शोर पे आएगा, तो उसके नर्व इम्पल्सेस अफेक्ट हो जाएंगी और उसको एक डिजीज़ हो जाएगा, बैंड्स और डीकम्प्रेशन डिजीज़। इसको अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज को हमने कम कर दिया है मॉडर्न टाइम्स में, और उसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया, उसमें इनर्ट गैसेस को डाल दिया है। यानी कि अब जो कॉम्पोजिशन हो गई है उसमें 11.7% हीलियम हो गई है और 56.26% नाइट्रोजन है। अभी भी नाइट्रोजन मतलब ज़्यादा है, लेकिन पहले तो 70% होती थी ना, 71% होती थी। अब जो है उसको डिक्रीज़ करके 56% कर दिया है। इससे ये प्रॉब्लम जो है कंप्रेशन की जो है वो नहीं होती, और हीलियम को इंक्रीज़ कर दिया। पहले ट्रेसिस ऑफ हीलियम होती थी एयर में, लेकिन अब इसकी परसेंटेज को काफ़ी, और ये एक इनर्ट गैस है, आपको पता है ना, नोबल गैस है ये। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है उसको कंसिडरेबली इंक्रीज़ करके 32.1% कर दिया है। इस तरह से
हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से अब हमें ये अच्छी तरह से पता चल गया कि जो स्कूबा डाइवर नीचे जा रहा है, उसको आपने वो नहीं करना, क्या कहते हैं, अ, ऐसे कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर के साथ भेजना है, जिसमें नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन ये होनी चाहिए, हीलियम की ये होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ये होनी चाहिए, ताकि उसे डीकम्प्रेशन डिजीज़ और बेंड डिजीज़ से बचाया जा सके। ऐसी ही चौथी सिंपल सी एप्लीकेशन है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो जब यानी ये नॉर्मल बात हो रही है। जब एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर और लंग्स के अंदर बहुत हाई होता है। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उन टिश्यूज़ में चली जाती है जिन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है या ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उन टिश्यूज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्रेक कर जाती है O2 और HP में। ठीक है? तो ऑक्सीजन वो किसको प्रोवाइड कर देती है? टिश्यूज़ को, व्हिच वर डिप्राइव्ड ऑफ tissues which were deprived of oxygen, यानी having लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती थी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन है, ये हमारे लंग्स हैं। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके क्या बना देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रूटीन में होता है ये। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन गोज़ टू द टिश्यूज़, ये उन टिश्यूज़ के पास चला जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। उनके पास जाके ये डिकम्पोज़ कर जाता है किसमें? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो जब उसमें जाके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ब्रेक कर जाता है, तो ये ऑक्सीजन जो है उन टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर दी जाती है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इस तरह से हमारी जो ब्रीदिंग है या जो रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस उसका अच्छे से चलता रहता है। आई एम श्योर कि आज हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड सॉल्वेंट जो पढ़ा है, वो अच्छी तरह से आपको समझ लग गया होगा। और इसको हम हेनरीज़ लॉ के न्यूमेरिकल्स को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? तो हेनरीज़ लॉ के हमने कल न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है बेटा? आई एम श्योर लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी आफ्टर 6:30। 6:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी टेक योर लीव and have a nice day. Thank you. Love you.